हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त यूपीटी वाले एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 52। तो हमने 51 लेक्चर आसानी से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके एएनएम एग्जाम में। तो यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको 1530 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुके हैं। 1560 क्वेश्चन आज के वीडियो को लेकर हो जाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन को। तो 30 क्वेश्चन आज भी करने वाले हैं। प्रत्येक लेक्चर में हमने 30 की क्वेश्चन किया है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको देने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं, एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करिए आप लोग वीडियो को, क्योंकि शेयर तो करते नहीं हैं आप लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं, आपको जो अच्छा लगे करिए। तो मिडवाइफरी में यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, DSSB या किसी भी स्टेट के एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कर गर्भावस्था में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI की सामान्य सीमा क्या है? 2 से 4 सेंटीमीटर, 8 से 18 सेंटीमीटर, 5 से 25 सेंटीमीटर या 30 से 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा गर्भावस्था में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI की सामान्य सीमा हमारी है 5 से 25 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पोस्टमार्टम इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होती है? 7 दिन, 14 दिन, 6 सप्ताह, 3 महीने। तो हमारा जो पोस्टमार्टम है इवोल्यूशन की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 वीक। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु में नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तेज बुखार, खांसी, पीलिया, सुस्ती और दूध न पीना। तो कह नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य लक्षण है सुस्ती और दूध न पीना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में हाइपरटेंशन के लिए किस दवा का उपयोग प्राथमिकता से किया जाता है? एस्पिरिन, मेथिल-डोपा, डायजेपाम या पैरासीटामॉल। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपरटेंशन के लिए किस दवा का उपयोग प्राथमिकता से किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथिल-डोपा। नेक्स्ट, कह रहा गर्भनाल के सामान्य लंबाई की सीमा क्या है? 10 से 20 सेंटीमीटर, 120 से 150, 80 से 100 या 50 से 60। तो कह रहा गर्भनाल के सामान्य लंबाई की सीमा क्या है? 50 से 60 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्री एक्लेम्सिया के निदान के लिए कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है? पेशाब में शुगर, प्रोटीन यूरिया और उच्च BP, पेट दर्द या सिर दर्द। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया के निदान के लिए कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है? तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन यूरिया और उच्च BP, हाई BP। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में थायराइड डिस्टिमुलेशन हार्मोन TSH की सामान्य सीमा क्या है? 0.1 से 0.5 MIU पर L या 5 से 10 MIU पर L या 3.3 से 3 MIU पर L या 15 से 20 MIU पर L। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 0.3 से 3। स्टिमुलेशन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन गर्भावस्था में क्या सामान्य सीमा क्या? 0.3 से 3.0 तक। नेक्स्ट, करो नवजात शिशु का एप्गार स्कोर किस समय लिया जाता है? जन्म के 1 और 5 मिनट, जन्म के 24 घंटे बाद, जन्म के 1 सप्ताह बाद या केवल जन्म के समय। तो यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है कि एप्गार स्कोर कब लिया था? जन्म के 1 और 5 मिनट बाद। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में हेपेटाइटिस B के संक्रमण से बचाव के लिए क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबुलिन या सर्जरी या आयरन सप्लीमेंट। तो हमारा कह रहा है गर्भावस्था में हेपेटाइटिस B के संक्रमण से बचाव के लिए क्या किया था? टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 100 mcg, 2000 mcg, 1000 mcg या 400 से 8 mcg। तो कह रहा है गर्भावस्था में जो हमारा क्या फोलिक एसिड है
फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता कितनी है? तो 400 से 800 mcg। तो 400 से 800 mcg। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट OCT का उद्देश्य क्या है? भ्रूण का लिंग पता करना, भ्रूण की हृदय गति पर संकुचन का प्रभाव जांचना, माता का BP मापना, प्लेसेंटा की स्थिति जानना। तो कह रहा है गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट का उद्देश्य है भ्रूण की हृदय गति पर संकुचन का प्रभाव जांचना। नेक्स्ट। कह पोस्टमार्टम ब्लूज कितने दिनों तक रह सकता है? 3 से 10 दिन, 1 से 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना। तो कह रहा पोस्टमार्टम ब्लूज कितने दिनों तक रह सकता है? तो हमारा पोस्टमार्टम ब्लूज रहेगा कितने दिन तक? 3 से 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट। कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? पेट में तेज दर्द, उल्टी और चक्कर, दर्द रहित योनि से रक्तस्राव या पेशाब में जलन। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण है दर्द रहित योनि से रक्तस्राव। तो दर्द रहित योनि से रक्तस्राव प्लेसेंटा प्रीविया का क्या मुख्य लक्षण है? तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है? अंडाशय, प्लेसेंटा, पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड। तो कह रहा गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है? हमारा प्लेसेंटा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? प्लेसेंटा से। नेक्स्ट। कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया के लिए HB का क्रिटिकल स्तर क्या है? 10 ग्राम पर DL, 15 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL या 7 ग्राम पर DL। तो कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो हमारा HB का क्रिटिकल स्तर है 7 ग्राम पर DL। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में टॉक्सोप्लाज्मोसिस का संक्रमण किससे होता है? मच्छर के काटने से या कच्चे मांस और बिल्लियों के मल से या संक्रमित व्यक्ति से या दूषित पानी से। तो गर्भावस्था में जो हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस का संक्रमण किससे होता है? कच्चे मांस और बिल्लियों के मल से। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन सा एंजाइम बढ़ता है? एमाइलेज, लीपेज, ALT, एलानिन ट्रांसएमिनेज या क्रिएटिनिन। तो कह रहा गर्भावस्था में लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन सा एंजाइम बढ़ता है? तो ALT, एलानिन ट्रांसएमिनेज। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के दौरान भ्रूण की हृदय गति की सामान्य सीमा क्या है? 80 से 100 BPM, 60 से 80 BPM, 170 से 200 या 110 से 160 BPM। तो 110 से 160 BPM। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में योनि से खून आना किसका संकेत हो सकता है? सामान्य लक्षण, प्लेसेंटा एब्रप्शन, मूत्र संक्रमण या कब्ज। तो कह रहा गर्भावस्था में योनि से खून आना किसका संकेत हो सकता है? तो हमारा हो जाएगा प्लेसेंटा एब्रप्शन। नेक्स्ट। कह रहा नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का स्तर क्या है? 60 mg/dl से कम, 80 mg/dl से कम या 40 mg/dl से कम या 100 mg/dl से कम। तो कह रहा नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का स्तर क्या है? 40 mg/dl से कम। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा गर्भावस्था में गर्भकालीन मधुमेह का निदान किस टेस्ट से होता है? यूरिन टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या ब्लड प्रेशर चेक या अल्ट्रासाउंड। तो कह रहा गर्भावस्था में गर्भकालीन मधुमेह का निदान किस टेस्ट से होता है? तो हमारा हो जाएगा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट। कह रहा प्रसव के बाद गर्भाशय का आकार सामान्य होने में कितना समय लगता है? 1 सप्ताह, 6 महीने, 3 महीने, 6 सप्ताह। तो कह रहा प्रसव के बाद गर्भाशय का आकार सामान्य होने में कितना समय लगता है? 6 सप्ताह में क्या होता है? समान हो जाता है पहले की तरह। नेक्स्ट। कह रहा गर्भावस्था में मूत्र संक्रमण यानी UTI का सबसे सामान्य लक्षण क्या? पीठ दर्द, पेशाब में जलन और बार बार पेशाब आना, सिर दर्द, उल्टी। तो कह रहा गर्भावस्था में मूत्र संक्रमण का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? पेशाब में जलन और बार बार पेशाब आना। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा नवजात शिशु में जॉन्डिस का इलाज कैसे किया जाता है? फोटोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, सर्जरी या हर्बल दवाएं। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हमारा जॉन्डिस का इलाज कैसे किया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा फोटोथेरेपी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स का प्रबंधन कैसे करें? भारी व्यायाम, संपीड़न, स्टॉकिंग्स और पैर ऊंचे रखना या गर्म पानी से सिकाई या मसालेदार भोजन। तो कह रहा गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स का प्रबंधन कैसे करते हैं? संपीड़न, स्टॉकिंग्स और पैर ऊंचे रखना। तो बढ़ते हैं आगे।
26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था में प्लेसेंटा एक्रेटा का मुख्य जोखिम कारक क्या है? उच्च रक्तचाप, एनीमिया, मधुमेह, पूर्व सीजेरियन डिलीवरी। तो कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा एक्रेटा का मुख्य जोखिम कारक क्या है? हमारा पूर्व सीजेरियन डिलीवरी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का प्रबंधन कैसे करें? उपवास कराना, तरल पदार्थ और एंटीइमेटिक दवाएं, अधिक वसायुक्त भोजन या भारी व्यायाम। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का प्रबंधन कैसे करें? तरल पदार्थ और एंटीइमेटिक दवाओं से। नेक्स्ट कह रहा प्रसव के दौरान एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस चरण में दिया जाता है? पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में या केवल सीजेरियन में? तो कह रहा प्रसव के दौरान एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस चरण में दिया जाता है? फर्स्ट चरण में। बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। कह गर्भावस्था में पेल्विक जोड़ों में दर्द का कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, रिलैक्सिन हार्मोन का प्रभाव या संक्रमण। तो कह रहा है गर्भावस्था में पेल्विक जोड़ों में दर्द का कारण है हमारा रिलैक्सिन हार्मोन का प्रभाव। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है गर्भावस्था में हाइड्रामानियोस का अर्थ है इम्यूनिटी द्रव की कमी या इम्यूनिटिक द्रव की अधिकता या प्लेसेंटा का टूटना या भ्रूण का अत्यधिक वजन। तो कह रहा है गर्भावस्था में हाइड्रामानियोस का अर्थ क्या है? इम्यूनिटिक द्रव की अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं और 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको डाउट ग्रुप चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि सर डाउट ग्रुप टेलीग्राम पर बना दीजिए, तो आपको टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप जल्दी बना दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने पर, और वहाँ पर जो भी डाउट होगा आप सब लोग एक साथ मिलकर क्लियर करेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि 30% लोगों ने क्या किया? सब्सक्राइब कर लिया है। देखने वालों में 30% लोगों ने सिर्फ क्या किया? चैनल को सब्सक्राइब किया। बाकी के 70% कहाँ हैं? क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? 70% लोग आखिर में सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आपको यकीन ना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम प्रूफ के साथ मिलेंगे कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है देखने वालों में और कितने लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।